Assalamu alaikum. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class second year. हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे एसी सर्किट्स के चैप्टर 15 से हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे एसी थ्रू रेजिस्टेंस। हमने अभी तक एसी को हमने डीसी से कंपेयर किया, एसी के फीचर्स हमने पढ़े कि कौन सी उसकी एवरेज वैल्यू होती है, कैसे फाइंड करते हैं, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हमने एसी सर्किट्स के चैप्टर को देखते हुए सर्किट्स के अंदर अब एसी के बिहेवियर को देखना है। तो हमने फेज़ का भी जिक्र किया था, ठीक है, फेज़ डिफरेंस का भी जिक्र किया था, और हमने ये बात भी की थी कि जब डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो कोई फेज़ डिफरेंस आता है करंट और वोल्टेज के दरमियान। लेकिन सबसे पहले हम जिस कंपोनेंट के थ्रू एसी को गुजारेंगे उसमें कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आएगा, और वो कौन सा कंपोनेंट है जी? रजिस्टर। ठीक है, तो हम एक ऐसा सर्किट में से एसी को पास करवा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है? रजिस्टर लगा हुआ है, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट है आपके पास। ठीक है, तो हमने एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेना है और देखना है कि जब हम उसके अक्रॉस करंट पास करवाते हैं तो वोल्टेज और करंट के दरमियान कितना फेज़ डिफरेंस आता है या आता भी है या नहीं। तो ये आपके पास एक सर्किट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है और एक एसी सोर्स है आपके पास। एसी सोर्स से एसी करंट निकलेगा और इससे पास करता हुआ वापस एसी सोर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या फेज़ डिफरेंस आता है या क्या आता भी है या नहीं। जैसे कि आपको पता है कि V जो होता है वो IR के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पे V की वैल्यू आपने क्या कंसिडर की थी? आपने कहा था कि जो कोई भी इंस्टेंट पे V की वैल्यू होगी वो बराबर होगी मैक्सिमम वोल्टेज के साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स। ठीक है, यानी साइन ऑफ फेज़ टाइम्स, जो उसका फेज़ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं V की जगह पे V साइन ऑफ ओमेगा टी पुट कर दूँ तो यहाँ पे वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी पुट कर दूँ तो यहाँ पे I किसके बराबर आ जाएगा? V की जगह क्या पुट कर दिया? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पे वी एम बाई आर क्या बन जाएगा आपके पास? आई एम, क्योंकि जब V इज इक्वल टू आई आर है और I इज इक्वल टू वी बाई आर है तो वी आई एम विल बी इक्वल टू वी एम बाई आर। तो यहाँ पे वी एम बाई आर को आप लिख सकते हैं आई एम। और आप यहाँ पे ये देखें कि आपने जब V को वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी पुट किया तो आपके पास करंट कितना आया? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि जो फेज़ वोल्टेज का था वही फेज़ आपके पास करंट का आ गया। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आया, जो फेज़ वोल्टेज का था वही फेज़ आपके पास करंट का आ गया। तो रेजिस्टिव सर्किट में आपके पास वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आता। इसी चीज़ को सिमिलरली एक और तरीके से देखते हैं। ये आपकी बुक वाला मेथड था, ये भी आपकी बुक ही वाला मेथड है, लेकिन आपने ये चीज़ पहले पढ़ी है KVL। तो हम इस सर्किट के ऊपर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर हम KVL लगाते हैं। हमने जब KVL लगाना है तो KVL ये कहता था का किरचॉफ ने ये बोला था कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होता है आपके पास? ज़ीरो। तो आपने टोटल इस लूप के अंदर KVL लगाना है आपने। ठीक है, तो KVL लगाने से क्या होगा? आप ये देखें कि AC सोर्स क्या कर रही है? वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव लगाएंगे हम, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAC। लेकिन रेजिस्टिव यहाँ पे रेजिस्टर्स क्या कर रहे हैं? रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, वही लूप की डायरेक्शन है। तो हमने क्या कन्वेंशन रखी थी कि जो करंट की डायरेक्शन हो वही अगर लूप की डायरेक्शन हो तो रेजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस वी आर लिखा। अब वी ए सी माइनस वी आर इज इक्वल टू जीरो, जब इसको उधर लेकर जाएंगे वी ए सी इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा। अब वी इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक आई ए सी इंटू आर आ जाएगा, और वी आपको पता है कि वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो आपने वी ए सी की जगह क्या लिख दिया? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके बराबर होती है? मैक्सिमम का साइन ऑफ फेज टाइम्स। तो यहाँ पे आपने वी की जगह क्या पुट किया? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, आई ए सी इंटू आर, यहाँ पे आर को उधर ले जाके डिवाइड करो, वी एम बाई आर अगेन क्या बन जाएगा? आई एम, जैसे ऊपर बना था। वी एम बाई आर क्या बन गया? आई एम, और आई एम आ गया वी एम बाई आर की जगह, साइन ऑफ ओमेगा टी अपनी जगह पे। आई ए सी क्या आ गया? किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम का साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स, यानी फेज टाइम्स थीटा। तो जो फेज वोल्टेज का था वही फेज करंट का आया इस तरह भी। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। ठीक। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप देखें तो फेज़र डायग्राम यानी फेज़र रिप्रेजेंटेशन में अगर हम करंट और वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे तो जिस जिस फेज़ पे वोल्टेज ड्रॉ हुई है विद ज़्यादा एम्पलीट्यूड, देखें क्योंकि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या था? ज़्यादा,
तो जिस फेज पे वोल्टेज ड्रॉ हुई है उसी फेज पे करंट का फेजर ड्रॉ हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम फेज है। तो अगर इसका 0 डिग्री था फेज, तो करंट का, वोल्टेज का, तो करंट का भी 0 डिग्री फेज होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस इनके दरमियान क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, तो ना कोई लीड कर रहा है एक दूसरे से, ना कोई लैग कर रहा है, नो लीड नो लैग। इस तरह की जब कंडीशन होती है तो हम कहते हैं बोथ आर इन फेज, दोनों क्या हैं? इन फेज है, ना कोई लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है। अच्छा, अब इसको आरएमएस वैल्यूज की टर्म्स में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दूँ, वी एम साइन ऑफ मेगा टी, और I की भी क्योंकि हमें पता चल चुकी है आई एम साइन ऑफ मेगा टी होती है, तो साइन ऑफ मेगा टी साइन ऑफ मेगा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम इज इक्वल टू आई एम इन टू आर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड्स को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दें अगर हम, क्यों? क्योंकि हमें ये बात पता है कि आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होती है? मैक्सिमम का 1/√2 टाइम। तो हमने दोनों साइड अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया। ये भी क्या बन गया? वी आर एम एस। ये क्या बन गया? आई आर एम एस। ये चीज़ आपके पास आ गई, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इन टू आर। ठीक है, तो ये आपने आर एम एस की टर्म्स में लिख लिया इसी लॉ को। अच्छा, यानी फेजेस को यूज़ करते हुए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पावर भी हमने देखनी है, रजिस्टर के अक्रॉस पावर किस तरह फाइंड की जाती है, कितनी पावर ड्रॉप आ रही है। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस डेफिनेटली पावर ड्रॉप ही आएगी, पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट ये होता है जो पावर को ड्रेन करता है, यानी एनर्जी ड्रेन करता है सर्किट से। तो रजिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, इसीलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस में आया था। तो ये पावर को ड्रेन ही करेगा। अब कितनी पावर ड्रेन करेगा ये हम देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है P इज इक्वल टू आई वी होता है। ठीक है, और हमारे पास एवरेज पावर के लिए, अगर ये तो जनरली है ना, एवरेज के लिए क्या होगा? करंट की भी एवरेज लेंगे, वी की एवरेज लेंगे, इसको आप इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं, लेकिन ये एवरेज, तो करंट और वोल्टेज की एवरेज लेंगे आप। अब करंट की जो वैल्यू थी वो क्या बनी थी? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और वी की क्या वैल्यू बनी थी? वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपने आई एम वी एम की अलहदा एवरेजेस ले लेनी है। इस तरह क्या एवरेज आएंगी इनकी? देखो, एवरेज होती है मैक्सिमम प्लस मिनिमम होल डिवाइडेड बाय 2। अब मैक्सिमम वैल्यू भी देखो, आई एम मैक्सिमम है, वो तो पहले भी मैक्सिमम था, बाद में भी मैक्सिमम था, हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा। इसी तरह वी एम भी हमेशा मैक्सिमम था, पहले भी मैक्सिमम था, बाद में भी मैक्सिमम रहेगा। तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू ऐड की डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू ऐड की डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या आपके पास क्या आ गया? 2 IM डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से कट गया आई एम। इसी तरह वी एम भी, वी एम के वी एवरेज भी, वी एम की एवरेज भी वी एम के बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी का प्रोडक्ट बनता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसकी भी एवरेज लेनी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0, साइन 0 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन 91। तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 1/2। तो इसकी एवरेज का स्क्वायर का एवरेज क्या आ गया? 1/2। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आई की एवरेज, वी की एवरेज, वी एम की यानी आई एम की एवरेज, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज, तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? आई एम वी एम डिवाइडेड बाई 2। अब आई एम वी एम को आप पी एम लिख सकते हैं, क्योंकि पी इज इक्वल टू आई वी होता है जनरली, तो आई एम वी एम का प्रोडक्ट पी एम के बराबर होगा। तो एवरेज पावर कितनी आती है आपके पास? मैक्सिमम पावर का हाफ, किसी भी एक साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। अच्छा, अब आर एम एस वैल्यू की टर्म्स में अगर हम इस चीज़ को लिखेंगे, तो पी एवरेज आपके पास किसके बराबर है? आई एम वी एम डिवाइडेड बाई 2 के, यहाँ से आई एम वी एम डिवाइडेड बाई 2। अब नीचे अगर आपको पता है एक बात कि डिवाइड में अंडर रूट 2 होना चाहिए, आई एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 क्या होता है? आई आर एम एस। वी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 क्या होता है? वी आर एम एस। तो आपने डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 बनाना है दोनों के नीचे, ताकि दोनों आर एम एस में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 नीचे लिखा है, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है खुद से, यानी स्क्वायर भी लगा दें, स्क्वायर अंडर रूट दोनों ले लें, 2 दफ़ा आई अंडर रूट 2 लिख दिया, ये बन गया आई आर एम एस, ये बन गया वी आर एम एस। तो एवरेज पावर आर एम एस की टर्म में भी यही आई है। हमने पीछे करके भी देखा था, दोनों को इक्वल रख के हमने आई आर एम एस और आई एवरेज के दरमियान रिलेशन निकाला था कि अंडर रूट 2 टाइम्स के बराबर होता है। बहरहाल ये एवरेज पावर आ गई इन टर्म्स ऑफ आर एम एस वैल्यूज़। अच्छा, अब इसके ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी देख लेते हैं कि आपके पास ये एक ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस पे मैंने एम्पलीट्यूड शो किया। किस चीज़ का एम्पलीट्यूड? पावर का भी, करंट का भी, वोल्टेज का भी, तीनों इकट्ठी बना दी। आपकी बुक में ऐसे बनी, और यहाँ पे आपके पास फेज़ आएगा। अब ये डिफरेंट फेजेस के ऊपर आपने इनकी वेव फॉर्म्स को देखना है, और आपने ये ऑब्जर्व करना है कि फेज डिफरेंस कितना आता है, या पावर की और वोल्टेज की वैल्यूज़ या करंट की वैल्यूज़ कैसे एक दूसरे से रिलेट करी हैं। तो आपको ये बात पता चल गई थी कि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। आप अपना ये फार्मूला लें ना, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, उसमें बार बार फेज़ की वैल्यू डिफरेंट पुट करें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपको एक वेव फॉर्म मिलेगी बनी हुई ऐसे। ठीक है, ये वी मिली।
फिर आप आई की वैल्यू लें, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, उसमें भी बार बार थीटा को 0, फेज को 0, फेज को 30, फेज को 60, फेज को 90, फेज को 120, फेज को 150, फेज को 180 पुट करें तो आपके पास आई की भी एक वैल्यू बनेगी, एक वेव फॉर्म बनेगी, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। और दोनों का क्योंकि फेज सेम है तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, यानी जब करंट मिनिमम वैल्यू पे तो वोल्टेज भी मिनिमम पे होगी, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है इन दोनों के दरमियान, फाई 0 है, फाई हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जब मैक्सिमम वैल्यू पे करंट पहुंचेगा उस टाइम पाओ आपकी वोल्टेज भी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगी। फिर जब अगेन वैल्यू जो है वो 0 होगी करंट की तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगी। साथ साथ चलेंगे बिल्कुल दोनों के, जो फेज जिस फेज पे अगर 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम है अगर आपके पास करंट का, तो उसी 270 फेज के ऊपर वोल्टेज का भी नेगेटिव मैक्सिमम होगा, बिकॉज दे हैव नो फेज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। ठीक है, लेकिन साथ ही हमने इसी ग्राफ के अंदर पावर भी बना दी, तो पावर के लिए भी क्योंकि दोनों का फेज सेम है तो पावर का फेज भी फिर सेम होगा, कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है तो पावर का भी वही फेज आएगा। तो अगर करंट और वोल्टेज जब मैक्सिमम वैल्यू पर है तो पावर भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी, ये इसकी पावर की मैक्सिमम वैल्यू, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह ये नेगेटिव मैक्सिमा करंट का और ये नेगेटिव मैक्सिमा वोल्टेज का। ठीक है, अच्छा बंदा ये सोचे कि पावर का नेगेटिव मैक्सिमा क्यों नहीं है भाई, इसका सिर्फ पॉजिटिव मैक्सिमा ही है, तो इसलिए नेगेटिव मैक्सिमा नहीं है। हर पॉइंट पे जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और देखें इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि पावर जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो हर पॉइंट पे आई और वी का प्रोडक्ट हमेशा उनसे ग्रेटर आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी वेव फॉर्म यानी इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। बट पावर मैक्स नेगेटिव क्यों नहीं है? पावर नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इवन फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ करंट्स एंड वोल्टेजेस, आप जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात। ठीक है, इस वजह से भी वेव फॉर्म के रिस्पेक्ट से देखें, अगर ग्राफ के रिस्पेक्ट से देखें तो। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा और भी रूल और भी इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, बट यहाँ तक आपके लिए बुक में लिखा है और एनफ है आपके लिए, इतना ही आप कर लें तो बहुत है। और ये है कि इसको गौर से देख लें। एक चीज़ और भी देख लें इसमें कि ये एवरेज पावर की भी आपके बुक में जो है वो बनी हुई है। तो एवरेज पावर जो है वो क्या शो कर रही है आपको कि मैक्सिमम का हाफ, अप्रॉक्सीमेटली हाफ होगा ये, और होगा डेफिनेटली आई और वी से ज़्यादा ही ना। ठीक है, तो ये एवरेज क्या है, पी एवरेज क्या है, पावर की एवरेज वैल्यू है जो कि कितनी थी, मैक्सिमम पावर का हाफ। अब ये मुझे मैं बनाए डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे बन गया कि वो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम के करीब है, बट वो एवरेज का मैक्सिमम का हाफ होगी, यानी पी एवरेज कहीं यहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, इस तरह हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, बिकॉज हमने ये देखा कि पी एवरेज क्या थी, मैक्सिमम का हाफ। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लें और प्रैक्टिस कर लें अपने हाथ से डेरिवेशंस को, और कुछ ना समझे तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।